सर ये दामोदर, हाँ सर। ये जो दरवाजा लगा है ना, वो शो के लिए नहीं लगा है। अगली टाइम आएगा ना तो नॉक करके आना, नहीं तो अगला साइन तेरे ट्रांसफर ऑर्डर पे कर दूंगा, समझा क्या? और सर ये बाबा, काका आप? काका वाका छोड़, सब आप किधर है? बाबा घर पर नहीं है। देख, उसको तो अकल नहीं है, पर क्या है ना, तू समझदार है। तू उसको समझा, नहीं तो क्या है ना, तू बिना बाप के जिंदगी गुजारेगी, समझी? काका, जबान संभाल कर बात करना। तू मेरे को बताएगी कि मेरे को कैसा बात करना है, कैसा नहीं करना। इतनी हिम्मत तेरी है? ए गंगो, बाबा, तू अगर मेरा भाई नहीं होता ना तो हाथ तोड़ के फेंक देता पानी में, समझा? आओ जाओ देना, आपको शपथ है मेरी। मेरी बेटी बोली ना, इसे बच गया तू। चल जा, निकल निकल। किधर निकल, किधर निकल, मेरा भी घर आया, समझा? कितना पैसा चाहिए? मैं देगा तेरे को पैसा। ये मेरा घर है, तेरे हिस्से का घर तू बेच दिया बेवड़े। चल निकल, तो पुलिस के हाथ में दे देगा तेरे को। चल, तेरे को मार के तेरे को जेल भी जाना पड़ेगा ना तो चलेगा। देख, मेरा और तेरी बेटी का मैं क्या हाल करता है कि बस्ती वाला तुम लोग का बॉडी में हाथ लगा रहेगा भी नहीं, समझा? मेरे बेटी को मारने की बात करता तू। चल चल निकल रे, निकल। अरे निकल, चल। छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं मैं। चलो चलो चलो, ए बंद कर, ए टिकली चल, ए कपड़ा चल, घरी जाओ, निकल। डॉक्टर बाबू, ये सब क्या चल रहा है? ये रोज का नाटक है इन लोगों का। लेकिन अपने पास तो लाइसेंस भी है और पांडे को पैसे भी तो देते हैं ना हम लोग। अरे कोई फायदा नहीं है, ये लोग अभी सब वाहन नहीं लेके ना फेंक देंगे। बंद करा, बंद कर, घरी जाओ, घरी जाओ। चल चल, बंद कर, बंद कर। ओ मैडम, चलो हो गई शॉपिंग। ए सदा, चल। क्या बोला था मैं तेरे को? मेरे थूक के बगैर तो धंधा नहीं कर पाएगा। मैं आता था, जा, क्या करना कर ले, चल। क्या? अरे दादा रुको, दादा रुको। पुलिस पे हाथ उठाता हराम को। देखो, ये पुलिस बिना मतलब हमको मारती है। ये पांडे के साथ पुलिस मिली हुई है, इनको पैसा भी दो और पुलिस का मार भी खाओ। इसमें सदा की कोई गलती नहीं है, सब गलती है पांडे की। हाँ, ये पांडे। ठीक है ठीक है ठीक है। ए चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ, बंद करो, बंद करो, चलो जाओ जाओ। गुस्सा आता है ना तेरे को? अरे हाँ? तेरा सारा गुस्सा निकालती हूँ मैं। चल अंदर, अरे चल उसके अंदर। अरे लेकिन चले अंदर। साहब, अरे मैडम, काका, वो पुलिस वाले बाबा को लेके गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? बताती हूँ क्या? शेर के मुंह में हाथ डालेगा तो काटेगा ही ना, काटेगा ही ना। साहब सब देख रहे हैं, जो करना है वो अंदर जाके करो। तेरे पे हाथ उठाया था ना इसने, इतना मार कि आगे से जब भी मिलेगा ना तो नजर नीचे होनी चाहिए। अरे अरे साहब, लेकिन अरे साहब, मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है ये तो बताओ तुम। दीपाली, पकड़ा ये तेरे में? हाँ? भाजी मार्केट है, बिना परमिशन के अंदर जाने के लिए। मेरे बाबा अंदर है, क्यों मार रहे हो मेरे बाबा को? पूछताछ चल रही है। बाबा, बाबा। देखना, अंदर जाने नहीं दे रही, प्लीज देखना, प्लीज। सुनिए, मेरा नाम महेश है, महेश पवार। मैं पीएसआई निकम को जानता हूँ, उनको बुला देंगे प्लीज। ठीक है, बैठो यहाँ पे। अंदे, टांग पकड़ इसकी। ए दामोदर,
अरे वो दरवाजा बंद करना, आवाज से कान फटा जा रहा है मेरा। ये देख महेश, उसने पुलिस पे हाथ उठाया, उसको सजा और सबक तो मिलेगा ही ना। गरीब लोग हैं सर, माफ कर दीजिए उनको। मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब मुझे एक बार मेरे पापा से मिलने दो, एक बार मिलने दो प्लीज सर। सर प्लीज बस इतना कर दीजिए प्लीज। ठीक है, शुरू किया आपने। दामोदर, कपड़ा का पापा ये क्या हो गया आपको? ये क्या हाल कर डाला इन्होंने आपका? हम छोड़ेंगे नहीं इनको, हम लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। लड़ेगी तू? लड़ेगी? ये तो बिना पिए ही गर्म हो रही है। पता नहीं मेरी शेरनी अब क्या करेगी उसके साथ। जाओ देना साहब, बहुत हो गया, मर जाएंगे वो, खाली पॉकेट में फंस जाएंगे हम। आगे से लफड़ा नहीं करेंगे, मैं बात करता हूं इनसे। ठीक है, अपने वैन में डाल के दोनों हरामियों को घर छोड़ दो। और साहब भिखारी, अरे जंगल में रह के शेर से पंगा लेगा तो ऐसी हालत होगी। अब की बार छोड़ रहा हूं, अगली बार ऐसा झपट मारूंगा ना कि खेल खल्लास। तो येऊन जा। साहब, ये तो हमारे सदा बाबू और मिताली है साहब। अरे किसी गाड़ी ने उड़ा दिया होगा। गाड़ी कैसे उड़ा है? ये अगर गाड़ी ने उड़ा है तो ये, और ये सड़क से इतने दूर आकर गाड़ी उड़ाकर चली गई क्या? ये एक्सीडेंट नहीं है भाइयों, ये इनको मारा गया साहब, इनको मारा गया, ये एक्सीडेंट नहीं है साहब। चलो आप पीछे हो साहब, चलो चलो। नहीं ये एक्सीडेंट नहीं है। नहीं साहब, ये एक्सीडेंट नहीं है साहब। दामोदर, एम्बुलेंस बोलो। बल्कि खून है खून। ये पुलिस हमसे कुछ छुपा रही है भाइयों। अगर आज हमने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल इस सदा की जगह हम लोग होंगे और मिताली की जगह हमारी बेटी हो सकती है। इसलिए जब तक ये पुलिस वाले अपने सदा और मिताली के कातिल को नहीं पकड़ती तब तक ये मार्केट बंद रहेगा। पुलिस प्रशासन, पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस की तानाशाही, पुलिस की गुंडागर्दी। जनता का आक्रोश और लोकल पुलिस की प्रति नाराजगी की वजह से ये इन्वेस्टिगेशन एसआईटी को सौंपी गई। अरे यहाँ साहेब, या वेलकम टू तांदळी। मुंबई पुलिस टीम SIT। निकम, अब भगत क्या बसला है? जाओ साहब का चाय नाश्ते का देखो। सरकार ने इनको हमारी मदद करने के लिए भेजा है, पता है ना? दोनों बॉडीज किधर है? बॉडीज सुनाई कम देता है। दोनों बॉडीज किधर है? बॉडीज का क्या करेंगे साहब? पोस्टमार्टम तो हो चुका ना। या सर, शायद फैक्स ठीक से मिला नहीं इनको। पोस्टमार्टम करने के लिए मना किया था ना साहब। ये हमारा पुलिस स्टेशन है। देशमुख,
अब बॉडीज कहाँ हैं? साहेब, हिट एंड रन का केस है। आप लोगों के आने से सच्चाई बदलेगी नहीं। तुमने अपनी रिपोर्ट बना ली देशमुख, अब हम अपना काम कर लें। आप यहीं रुकिए। सर मर्डर ही है, पूरे बॉडी पर कट्स हैं, बहुत सारे जख्म हैं और सर लड़की का सर भी फोड़ा गया है। ये जो हिट एंड रन केस बोल रहा है ना, केस डाइवर्ट करने के लिए सर। क्या है बोलता है साहेब? मतलब हम लोगों ने जो कुछ काम किया है वो बेमतलब है? नाम के लिए काम कर रहे हो तो काम छोड़ दो देशमुख। एक्सीडेंट केस है, अंधे दिख रहे हैं हम। नहीं नहीं, आप लोग अंधे नहीं है, हम लोग अंधे। अभी आप लोग आए हो ना, तो आंखें खुली करके ये सारा इन्वेस्टिगेशन कर लो। हमने किधर रोका है? रोका है? ए देशमुख, किससे बात कर रहा है ना वो पहले समझ ले। वो उल्टा जवाब नहीं ना दे रहे क्योंकि तू वर्दी में है, इसलिए पहले सोच और बाद में बोल। कोऑपरेट कर। दामोदर, यस सर। ये दोनों बड़े साहब को और दोनों बॉडीज की फाइलें दे दो। हो गया कॉपरेशन? देशमुख, सारे फाइल्स, रिपोर्ट्स, पीएम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सब कुछ चाहिए। देता हूं। और कुछ? और कुछ चाहिए? हाँ चाहिए ना, हमें हमारा सेटअप करने के लिए जगह चाहिए। कहाँ करे? दीपाली, ये मुंबई टीम का दुकान लगाने के लिए जगह का बंदोबस्त करो। देशमुख, हमें केबिन चाहिए। ये आपका मुंबई पुलिस स्टेशन नहीं, ये एरिया हमारा एरिया है और यहाँ का पुलिस स्टेशन मेरे कंट्रोल में, इसलिए इधर वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझे? चला। सर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? हर जंग उसी वक्त नहीं जीती जाती खान, हमें अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। सर अकॉर्डिंग टू द पीएम रिपोर्ट मिताली के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। उसके थाई और पैर पे सिगरेट के बर्न मार्क्स है एंड कॉज ऑफ डेथ लंग फेलियर। सर दोनों के मौत का टाइमिंग लगभग सेम है सर, 5 तारीख रात 1 से 2 के बीच। और सदा को कंफर्म जलाने की कोशिश की है सर, उसके मुंह पे बर्न मार्क्स है। जरा धीरे से, कोई भी खिड़की के पास मत देखो, हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। खान और संग्राम, ये बाप बेटी जहां ठेला लगाते थे वहां पर पूछताछ करिए आप लोग। ओके। अच्छा, और गणेश बाबू, उनके घर के आसपास पूछताछ करिए। ओके सर। सब हाथ से निकल रहा है, मुझे तो अब डर लगने लगा। डरने का नहीं, इनको जो करना है करने दो। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। गरीब लोग थे साहब, अपने काम से काम रखने वाले। किसी के साथ पंगा? गरीब लोग कहाँ किसके साथ जाकर पंगा करेंगे साहब। मगर हाँ, वो म्यूनिसिपालिटी वाला दिनकर पांडे है ना साहब, वो रोज आकर मिताली और सदा को परेशान करता था साहब। उस दिन वो पुलिस वाली दीपाली है ना साहब, उसके बाद पुलिस वाले आए और हमारे सदा को लेकर चले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम साहब, मगर हाँ हमने हमारा विरोध जताया साहब। और जब सरकार ने हमें आश्वासन दिया ना साहब कि कोई विशेष जांच की जाएगी और इनके कातिलों को पकड़ा जाएगा, तब जाकर हमने हमारा ये विरोध खत्म किया और हमारा ये मार्केट खुला किया। तो गंगाराम सदा का छोटा भाई है? हाँ मगर सिर्फ नाम के लिए। ऐसा भाई भगवान किसी को भी ना दे। रोज शराब पी के आता और रोज तमाशा करता। पिछली बार तो उसने दोनों को मारने की धमकी दी थी। मेरे को मार के मेरे को जेल भी जाना पड़ेगा ना तो चलेगा। उस दिन सुभाष के साथ यहाँ राड़ा हुआ था। ये सुभाष कौन है? मिताली का बॉयफ्रेंड था। क्या मतलब साथ में नहीं रहना? 2 साल से तो मर रहा था मेरे साथ में रहना। पहले की बात है ना, और अब तेरा मेरा मैच नहीं है। अब वकील की परीक्षा देते तो खुद को बड़ा आदमी समझने लगा। ठेले वाली से तेरा मैच नहीं जम रहा। कितना कमीना आदमी है रे तू, जरा घिन आती है तुझसे। ज्यादा शानी मत बन, समझी ना। और वैसे भी चप्पल कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसे सर पर लेकर घूमने का रिवाज नहीं हो, समझी? मेरी बेटी को चप्पल समझता क्या तू?
तो अब तक हमारे पास सस्पेक्ट हैं सुभाष, गंगू और म्यूनिसिपैलिटी वाला दिन पे पाए। तेरे पीआई देशमुख का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सदा को उठा के उसने पुलिस स्टेशन में लाया, लेकिन हमें पता है नहीं। कुछ छोटा मैटर होगा सर। सर बात छोटे बड़े की नहीं है, अगर हमसे कोई बात छुपाई जा रही है मतलब कुछ तो गलत किया होगा। सर मैं ये पीआई देशमुख से बात करता हूँ। नहीं खान, ये हमारा केस है, इसे हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। हर्षा और गणेश भाऊ गंगू से बात करेंगे। तो खान ये पांडे को उठाओ और ये जो लवर बॉय है सुभाष ना, उसे तुम देखो। तो देशमुख से तो मैं डील करता हूँ। गेला बघ निकम गेला देशमुख हर छोटी इंफॉर्मेशन मेरे लिए मायने रखती है। उस दिन तुम सदा को यहाँ पुलिस स्टेशन लाए थे, हमें क्यों नहीं बताया? सदा? ओ निकम, कौन है सदा? SIT चीफ हूँ देशमुख, गणितबाजी मत करना मेरे साथ। दामोदर, इस केस का हर डिटेल साहब को देने का पता नहीं क्या? वो सर उस दिन दिल्ली से मिनिस्टर साहब आ रहे थे, तो हमने उस सब्जी वाले को उठाया था। बदतमीजी की थी ना उसने। बदतमीजी की थी? अभी कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो क्या ऐसे ही छोड़ देने का उसको? और उसको नहीं, बहुत से ठेले वालों को उठाया था। शाम हो गई, छोड़ दिया। एंट्री की रजिस्टर में? नहीं। अरे मंदिर से बाहर चोरी होती ना चप्पल, उतनी भी केस की औकात नहीं। मिनिस्टर साहब चले गए, सबको छोड़ दिया। अब बाहर जाके उनके साथ क्या होता है हमको क्या पता? हाँ मैंने धमकाया था सदा भाव को, पर ये मेरे घर का मामला है, तेरे को क्या करने का है? अबे बेवड़े, बता सदा और मिताली को क्यों मारा? मैडम मैं काय को मारे? मैं मानता है मेरे को उसका घर चाहिए था, पर वो मेरा भाई था ना मैडम, उसके जाने का मेरे को बहुत दुख है सच्ची। 5 तारीख को किधर था तू? किधर रहेगा मैडम, इधर ही रहता है। मैं रात को इधर ही सोता है, काम पे जाके फिर वापस इधर ही आता है मैडम। ये देख, जब तक मैं ना कहूं तब तक शहर छोड़ के जाने का नहीं, समझा? अब ऑफिसर हो, मैं भी म्यूनसिपालिटी में काम करता हूँ, हमको सब पता है। जाओ पहले वारंट लेके आओ, हम डरते नहीं पुलिस वाले से। वारंट चाहिए? हीरो बनेगा? बताओ क्या SIT क्या चीज है? मारो साहब मारो, और मारो इसे, बहुत हरामी चीज है ये पांडे। इसने मारा साहब उन दोनों को, इसे छोड़ना मत साहब। सदा और मिताली को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा सर, हफ्ता देने में नाटक करते थे तो थोड़ा बनती नहीं थी उनके साथ। 200 रुपए के लिए कोई जान लेते क्या? मैं अब तो ही कसम खाता हूँ सर, मैं नहीं मारा। 5 तारीख को कहा था? घर पे था, मेरी बीवी को पूछो। सुभाष 5 तारीख को ऑफिस आया था। 5? वो तो पिछले 4-5 दिन से ऑफिस ही आने हैं। आए तो इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है सर। सर ये एरिया का हीरो है ना पीआई देशमुख, और उसकी ये टीम हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। उन्होंने हमसे कहा था कि शाम 4 बजे बाप बेटी को उन्हें घर छोड़ दिया, लेकिन मैंने मार्केट में सदा के घर के आसपास पूछताछ की तो पता चला शाम से रात तक इन्हें किसी ने नहीं देखा। झूठ का महल बनाया है खान, एक सबूत मिला और केस सॉल्व। ये गंगाराम और पांडे की कॉल डिटेल्स और कॉल लोकेशंस निकाले, कुछ तो जरूर पता चलेगा। और सर ये सुभाष भी मिसिंग है, इसका कुछ तो पंगा हुआ था सदा और मिताली के साथ, जान से मारने की धमकी भी दी थी इसने। तो लव अफेयर वाला एंगल है। अच्छा उसका सेल ट्रैक पर रखो, बाप बेटी की 5 तारीख की कॉल डिटेल्स भी निकालो। सीडिया से पता चल जाएगा कि जिस दिन सदा को थैली से उठाया गया था उस दिन मिताली पुलिस स्टेशन गई थी या नहीं, और फिर वो पुलिस स्टेशन से कब निकली, सब पता चल जाएगा। और सर गंगाराम ने कहा कि दारू का अड्डा बंद होने तक वो वही था, लेकिन रात को ना वहाँ पे लोग होते हैं ना कोई CCTV कैमरा। पर ध्यान रखो उस दिन पुलिस स्टेशन में कितने मोबाइल एक्टिव थे, सब। ये स्कूल के वक्त होमवर्क की डेडलाइन होती थी ना, वैसा वाला फील आ रहा है मुझे। इसलिए एक सेकंड बहुत जरूरी है, प्रोडक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। अच्छा यस सर, ये उस रात जितने भी मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे ना पुलिस स्टेशन में, उनको ट्रेस कर रही हूँ।
सदा और मिताली उस दिन शाम को 4:30 बजे से रात को 1:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में थे और फिर घर की ओर निकले। और सर बाकी के जो 2 नंबर्स है वो भी 5 तारीख को शाम को 4:30 बजे से 1:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में ही थे। वो 2 नंबर्स है सुभाष पाटिल और उसके दोस्त महेश पवार के। ये कहानी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही खान। एक के पीछे एक नए किरदार की एंट्री होती जा रही है। सर हमारी कहानी क्या कम फिल्म है, हर मोड़ पर ट्विस्ट है। देखिए ना, ये सुभाष का फोन 1:30 बजे पुलिस स्टेशन में था, फिर बाहर गया, वो वापस आया ही नहीं। अरे महेश का फोन 2 बजे तक वही था, बाहर गया, फिर वापस पुलिस स्टेशन आया। ऐसा 2 बार हुआ। बाद में महेश का फोन स्विच ऑफ। सुभाष को रडार पे रखो। हो सकता है सुभाष और महेश ने मिलकर दोनों को मारा हो। लेकिन फिर रेप किसने किया सर? सुभाष या महेश? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब गंगाराम ने किया हो। अपने भाई से बदला लेने के लिए उसने अपने भतीजी के साथ कुछ गलत किया हो। हेलो। हेलो सर। हाँ, उस सुभाष को उसके ऑफिस में पकड़ लिया सर। लेके आओ उसे। सर मैं भागा नहीं था, मैं मुंबई गया था मामा के घर पे। मामा के घर क्यों गया था? सर मेरा मामा आईसीयू में, कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज पर है। मैं इतना टेंशन में था सर कि मैंने ऑफिस में भी इन्फॉर्म नहीं किया। सब सोच के आए हैं आप वकील बाबू? सारा प्लान रेडी है आपका? हाँ? मतलब तूने मारा है मिताली और सदा को। तेरी गर्लफ्रेंड थी ना वो, मार्केट में सदा ने देखो चप्पल से मारा, उसका बदला लिया तूने, है ना? नहीं मैडम, मैंने किसी को नहीं मारा, और मेरा और मिताली का तो ब्रेकअप हो चुका था। 5 तारीख को कहा था? अरे सर मैंने कहा, मैं मुंबई में था हॉस्पिटल में। कहा था? सुभाष पापा को पुलिस लेके गई है। देख मिताली, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, और खबरदार अगर यहाँ पर कोई भी तमाशा किया तो। सुभाष प्लीज प्लीज मेरी मदद कर, मुझे तेरे अलावा कोई नहीं है, और वैसे भी वो तेरे बाबा जैसे ही है ना। जिसने पूरे मार्केट में मुझे चप्पल से मारा वो मेरे बाबा जैसे। सुभाष सुभाष प्लीज मेरी मदद कर। मैंने मेरे दोस्त महेश को कॉल किया सर, और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। उसकी जान पहचान है, सोचा कुछ फायदा होगा। साहब मुझे एक बार मेरे पापा से मिलने दो, एक बार मिलने दो प्लीज सर। बस इतना कर दीजिए प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर प्लीज। दामोदर। और सर कुछ 1 घंटे बाद वो दीपाली मैडम बाहर आई, और उन्होंने मुझे उन दोनों के कपड़े लाने को कहा। क्यों? यही सवाल मैंने उनसे पूछा मैडम, लेकिन उन्होंने कहा कि खराब हो चुके लेके आओ, तो मैं लेके आया। लेकिन सर ऐसा उन्होंने 2 बार किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सर थोड़ी देर बाद वो बाहर आए, मैंने देखा उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर देशमुख साहब ने उन्हें कार में घर भेज दिया, और सर मैं भी घर चला गया। और सर घर जाके मुझे मामी का कॉल आया और मैं मुंबई के लिए निकल गया। देखो वकील साहब, कानून के तिकड़म तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। कहानी अच्छी बुनी है तुमने। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। सच तो ये भी हो सकता है कि तुम उनके पीछे गए और वहां जाकर उन दोनों को मार दिया। बदला बहुत बड़ा नशा है। क्यों? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। अरे दीपाली जी, आइए अंदर आके बैठिए। ऐसे छुपकर कौन सुनता है, पता है ना? नहीं, वो मैं तो पूछने आई थी कि कुछ चाहिए हो तो बताना। फिलहाल तो थोड़ी सी प्राइवेसी दे दीजिए, कुछ चाहिए होगा तो बुला लेंगे। जी सर। सुभाष तुम जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के जाना नहीं। लॉक किया है तुमने ना, प्रोसीजर तो पता ही होगा। यस सर। चलो हर्षा, एक काम करो सर। पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकालो, वहां से हमें पता चलेगा कि ये लड़का सच कह रहा था या नहीं। क्या डरपोगे रे तुम लोग? तुम लोगों को पुलिस में नहीं स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन सर वो सुभाष तक पहुंच गए। तो क्या क्या किया हम लोगों ने? 4 डंडे मारे, थोड़ा सा खून बहाए। अब इसके लिए वो लोग क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे या रेस्टिकेट कर देंगे, दूसरा क्या होगा? साहब वो एपीआई हर्षा पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मांग रही है। क्या है? क्यों चाहिए सीसीटीवी फुटेज? क्या साबित करना चाहती है? हमने मारा है? जा, मारा है हमने। क्या कर लेगी? रिस्पेक्ट से बात कर, एसआईटी से हम। तो क्या राजू, हाँ? जा नहीं देते फुटेज। तेरे को जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले जा।
SIT, उठ। यहीं पे गोली मार दूंगा। आप लोग मेरे पुलिस स्टेशन में भूलने का नहीं है। आप लोगों से ज्यादा स्टॉक हमारे पास है। दामोदर, अभी ट्रिगर दबा दूंगा ना, सबका खेल खल्लास हो जाएगा। समझे क्या? देशमुख, क्या चल रहा है ये सब? क्या नीचे? क्या सब? सर सीसीटीवी फुटेज मांगा तो ये दादागिरी कर रहा है। सर ये लोग दारू पी के आए ड्यूटी पे। देख देशमुख, सीसीटीवी फुटेज दे दे, नहीं तो मजबूरन मुझे आईजी को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, गलती हो गई, गलती हो गया। दामोदर, साहब को सीसीटीवी फुटेज दे दो। बाहर का, अंदर का भी। अंदर का खराब हो गया, रिपोर्ट को दिया है। आउट। सब लोग बाहर जाओ, हमें पुलिस स्टेशन की तलाशी लेनी है। आउट। क्यों? तेरे बाप का पुलिस स्टेशन है? सच में ठोक दूंगा। क्या बरला? मैं डीएम सर का पीए हूं और होम मिनिस्ट्री से आपके लिए ऑर्डर है। इसमें लिखा है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, ये पुलिस स्टेशन हमारे यानी एसआईटी के अंडर रहेगा। और ये भी लिखा है कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, तुम सब इसमें हमारी मदद करोगे। मैंने कहा था ना खान, हर जंग उसी वक्त नहीं जीती जाती। ये देखिए सर, 4:40 पर सदा को यहाँ लाया गया। उसके 20 मिनट बाद सुभाष और मिताली पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर कुछ ही देर में महेश भी अपनी बाइक पर आया और फिर 11 बजे महेश और सुभाष उन दोनों के कपड़े लेने बाहर गए और फिर वापस आए। ये 2 बार हुआ सर। सर फिर ये 1:30 बजे सदा और मिताली को पुलिस वैन से घर तक छोड़ा गया। उसके बाद सुभाष भी वहां से निकल गया, लेकिन ये महेश अंदर बैठा था करीबन आधा घंटा। आधा घंटा अंदर कर क्या रहा था? और पोस्टमार्टम के हिसाब से सदा और मिताली की मौत रात 1:30 से 2:30 के बीच हुई। अगर दामोदर उस दिन उन दोनों घर छोड़ने गया होगा तो बचे हुए 45 मिनट में ही सब कुछ हुआ होगा। एब्सोल्युटली राइट। फॉरेंसिक टीम बुलाकर सारे रूम को अच्छे से चेक करो तुरंत। यस सर। इस पुलिस स्टेशन को एक बैक एंट्रेंस है जहां कोई सीसीटीवी नहीं है। लेकिन सदा और मिताली को तो सामने वाले गेट से लाया गया था, तो इस एंट्रेंस का कोई मतलब नहीं बनता। हर इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है और सर आई एम डैम श्योर इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है। उस दिन इस पुलिस स्टेशन में कितनी दरिंदगी हुई थी ये तो हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता लगना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें सुभाष और महेश में से किसी एक को क्रैक करना ही पड़ेगा। सर, एक बुरी खबर है। सर गला घोट के मारा है, गले पे मार्क्स है और बॉडी पे टायर के निशान, मतलब मर्डर के बाद गाड़ी से कुचला होगा। पीएम रिपोर्ट में आएगा डेथ ड्यू टू स्ट्रगलिंग एंड लंग पंक्चर। मतलब मिताली और सदा के पीएम की रिपोर्ट की तरह। एग्जैक्टली खान, सब कुछ सेम। इसका मतलब सुभाष को पता था कि खूनी कौन है, इसीलिए उसे उन्होंने ऐसे ही मारा जैसे मिताली और सदा को। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब प्लान महेश ने किया हो, क्योंकि वही है जो गायब है और उसके गायब होने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा। सर एक काम करो, बॉडी को पीएम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को बुला के इस एरिया को अच्छे से चेक करो। ओके, थैंक यू
सर नागपुर पुलिस ने महेश और उसके फैमिली से पूछताछ की। पहले तो उन्होंने हर बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन पर दबाव डाला गया तब उन्होंने बताया कि महेश अपने चाचा के पुराने घर तांडली में ही रुका है और डर के मारे उसने फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है सर। कोई गोली नहीं चलाएगा, मुझे महेश जिंदा चाहिए। कौन है? अरे हम पड़ोसी हैं। देखो भैया महेश बाबू, नाश्ता तो छोड़ो, हमने शाम की चाय भी नहीं पी है, इसलिए बता दो सच सच। सर मैं कब से वही बता रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा किसी को। भाग क्यों रहा था रे? छुपा क्यों था? सर मैं डर गया था सर, और मुझे पता था कि कोई भी लफड़ा हुआ तो सबसे पहले मैं ही फंसूंगा। और सर मुझे कनाडा में जॉब मिला है, वीजा मिलने से पहले कोई भी केस लगा तो मुझे वीजा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चुप के बैठा था सर। क्या लगा, क्या लफड़ा होगा, क्या पता था तुझे? सदा और मिताली को दामोदर मोहन लेके निकले, उसके बाद सुभाष भी उनके पीछे निकला। मैंने सोचा मैं निकम से एक बार बात करके आता हूँ, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया था। समझे उस बाप बेटी को? हाँ, अरे ऐसा पुलिस वालों से पंगा नहीं लेते, और खास करके देशमुख साहब के जैसे पुलिस वाले से तो बिल्कुल भी नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ, वो तेरा वीजा आया क्या? नहीं, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। आ जाएगा रे, टेंशन मत ले, मैं ही नहीं इधर। हाँ, आ दामोदर, हो जाएगा बाप बेटी को? क्या साहब? साहब वो बाप बेटी मर गए साहब। महेश तू निकल, थोड़ा अर्जेंट काम है अपने को, बाद में मिलता हूं तेरे को। सर मैं डर गया था सर, मुझे लगा ये लोग मुझे भी मार देंगे, इसलिए मैं छुप गया था सर। बिठाओ इसको भाई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सुनिए, हमें पुलिस टीम में से किसी को तोड़ना होगा जिससे सच का पता चले। क्या लगता है खान, कौन हो सकता है? तो दामोदर। देखो दामोदर, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। देखो महेश ने तुम लोगों के खिलाफ गवाही दे दी है, तो अब बचने का कोई चांस नहीं। हाँ, अगर तुम सरकारी गवाह बन जाते हो तो तुम्हारे लिए आसान होगा। बताता हूँ। उस रात देशमुख सर ने मुझे सदा और मिताली को घर छोड़ने के लिए कहा था। ए उतरो सदा। हाँ दामोदर, हो जाएगा बाप बेटी को? लफड़ा हो गया, वो बाप बेटी दोनों मर गए। क्या? वो दोनों बाप बेटी मर गए साहब। एक मिनट रुक। दामोदर, उन दोनों को लेके गांव के बाहर पहुंच। ए सुभाष, मैंने कुछ नहीं किया साहब, बस एक गलती हो गई। मैं चुप बैठा रहा, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। तो सुभाष को किसने मारा? सुभाष तक तो तुम पहुंच ही गए थे। उस दिन वो पुलिस जीप के पीछे पीछे चला गया था। मिताली और सदा के मौत की भनक लग गई थी उसको। एक ना एक दिन अपना मुंह खोल ही देता, इसलिए मैंने उसको। फिर मिताली का रेप किसने किया?
म्यूनसिपालिटी ऑफिसर पांडे, देशमुख सर और पांडे दोस्त हैं। अरे वो 2% के बाप बेटी ने दीपाली पे हाथ उठाया था, सबक तो सिखाना ही था ना। और वो पांडे वो मिताली के पीछे पड़ा ही था, इसलिए मैंने उसको फोन करके बुला लिया। सर ये दिनकर पांडे पुलिस स्टेशन के पीछे वाले रास्ते से अंदर आए, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया। जरा भी शर्म बची है तुम लोगों में या बिल्कुल ही बेच खाई है? अगर तुम लोग पुलिस वाले नहीं होते ना तो मैं 3rd डिग्री का इस्तेमाल करता। अच्छा, इन लोगों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाओ कि इस जन्म में बाहर ही ना निकल पाए। सच ही कहा किसी ने, अ ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे यहाँ तो पावर आते ही मनमानी शुरू। ऐसे चंद पुलिस वालों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम हो रही है सर। खान, एक पुलिस ऑफिसर को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखनी चाहिए। देशमुख और दीपाली ने सदा के साथ हुए गलती से झगड़े को ईगो पर ले लिया, और ईगो ने तो रावण का सर्वनाश कर दिया। इंसान क्या चीज है? ये गिल्ट मुझे खाया जा रहा है। क्यों किया मैंने ऐसा? क्या हो गया था मुझे? ये भी तो एक क्राइम है ना। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। और अब ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये गिल्ट खत्म कैसे होगा। गिल्ट होना अच्छी बात है और अच्छा है कि तुम्हें गलती का एहसास है। बट टू बी फ्रैंक, मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा जब तुम मुझे खुल के बता पाओगे कि तुम्हारी गलती क्या है। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। सेक्शन में डॉक्टर प्रभा के पास जा रही हूँ। मम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने हैं, सेकंड ओपिनियन ले रही हूँ। अबे तो काजल, मैं चलता हूँ ना साथ में। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आज तुम्हारी छुट्टी है ना, तुम रेस्ट करो। ओके ठीक है, बाय। अनिल, ये तीनों पोस्टर्स ओके हैं। एक काम करो, इनकी आज ही प्रिंट निकलवाओ, ठीक है? और 20-20 फीट की होर्डिंग्स पूरे पुणे में लगनी चाहिए। अंडरस्टूड? नमस्कार रति मैडम। अरे गावड़े जी, कुछ काम था आपको? नहीं, काम तो नहीं था। योगेश हमारे छोटे भाई की तरह था, तो मैं सोचा कि खुद आकर के आपको प्यार से समझाऊं। तो एक कॉल ही कर लेते ना। इस उम्र में इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं खुद को? आप अकेली औरत मैडम, कैसे करोगी ये सब? धूप में घूम घूम कर मुरझा जाइएगा। अरे आपके त्वचा देखकर लगता है कि आपको पार्लर जाना चाहिए, स्पा कराना चाहिए। क्या ये सब इलेक्शन और वोट के चक्कर में आप पड़े? आप एक अकेली औरत से डर रहे हैं क्या? अरे डरे नहीं मैडम जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टी ज्वाइन कर लें। पैसे वैसे की कभी कोई कमी नहीं होने दी, बस कभी कभार खुश कर दीजिएगा। दोबारा अगर यहाँ दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हें। Get out! रति, कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? काजल प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। मैं अब तक उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। कब तक तुम उस गिल्ट में रहोगी? तुम उस गिल्ट से इसलिए नहीं निकल पा रही हो क्योंकि तुम निकलना नहीं चाहती। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो। नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव। तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मैं चाहिए या फिर तुम्हारे ये गिल्ट। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। मैं कानपुर जा रही हूँ, मेरी माँ का ऑपरेशन है। काजल, धारा जल्दी करो, लेट हो रहा है। आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ। ये लीजिए। क्या है, कैसे काम वाली जैसे कपड़े पहनती हो? थोड़ा तो मेंटेन रखा करो अपने आप को। कौन कहेगा डॉक्टर की बीवी?
इसलिए बाहर लेके नहीं जाता कहीं। वो आपको लेट हो रहा था ना, इसलिए ऐसे ही उठ के आपके लिए नाश्ता बहाने तो हजार हैं तुम्हारे पास। क्या चाय लेके? माँ मेरे लिए भी नाश्ता दे देना। 10:30 बज गए, अब तेरी आंख खुल रही है। देखो अपने साहबजादे को, बोर्ड के एग्जाम है इसके और नींद पूरी नहीं होती इसकी। पापा बस करो ना। 98% मार्क्स नहीं आए ना तेरे, तब बताऊंगा तुझे। क्या करूंगा 98% लाके? मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है, MBBS नहीं करूंगा, आर्ट्स करूंगा आर्ट्स। ऐसे ना फोर्स नहीं कर सकते हो मुझे। मेरी लाइफ पे ना कंट्रोल करना बंद करो। कर सकता हूं। बाप तू तेरा कौन देगा तेरे आर्ट्स के पैसे? याद रखना, मेडिकल की पढ़ाई नहीं की ना तो इस घर से एक पैसा नहीं मिलने वाला तुझे। ये बात नहीं होता ना, इधर ही लाफा खाता। अमीर क्या बोल रहा है? माता जी ये दवाई मैंने लिखी है और ये हमारे कैंप की तरफ से फ्री है। जुग जुग जियो बेटा, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। आप बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। रवि, वो मैंने आपसे जो 2 लाख रुपए मांगे थे ना बैंक से निकालने के लिए, वो प्लीज लेके आना। सारा फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, पहले भी कई बार बोल चुका हूं मैं। रवि, आप अच्छे से जानते हो मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे जरूरत है इसीलिए मांगी। बाद में बात करता हूँ। अभी किसी पेशेंट के आया हूँ, तबीयत ज्यादा खराब है उसकी, आने में लेट हो जाऊंगा। यार मेरी तो बस एक ख्वाहिश है, मुझे ना अपने बेटे को जोर से गले लगा के आई लव यू बोलना है। अरे रवि बाबू, आपके दुख की दवा तो आसान है। आप ना अपने बाप वाली ईगो ना साइड में रख के अपने बेटे को जोर से गले लगा के आई लव यू बोल दो। बिल्कुल, पर मेरे दुख की दवा नहीं है बाबू। 28 का हो चला हूं पर कोई मिलती ही नहीं है। अरे ऐसा लुक्के के जैसा घूमेगा तो तेरे को कभी कोई नहीं मिलेगी। बाबू आप तो लुक्के नहीं हो ना, तो आपके आगे पीछे क्यों नहीं घूमती 4-5 लाला है? मुझे लुक्का बोल गए। बाबू मैं क्या बोल रहा था कि लड़की खड़ी है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ? सर बड़ा ही अजीब क्राइम सीन है, देखिए। हेलो, माँ क्या हुआ? समय पापा क्या बात है? पापा आपका फोन आ
बाद आपने 3 क्यों चलाया? मैंने चीटिंग नहीं किया। आप चीटिंग कर रहे हो। चाय लो। आई देखो ना पापा चीटिंग कर रहे हैं। क्या टिया, तू भी किसको बता रही है? ये तो खुद चीटर है। हेलो, सर ये रवि की सीढ़ी है। किसका नंबर है? सर जय कामली के नाम पर रजिस्टर्ड है। रेगुलर बातचीत होती थी? हाँ सर, दिन में 2-2 घंटे बात होती थी। सर तो कहीं डॉक्टर रवि का अफेयर तो नहीं चल रहा था? पॉसिबल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? सर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा। प्राइमरी पोस्टमार्टम में ये आया है कि तीनों की बॉडी में 250 ml से ज्यादा अल्कोहल है। मतलब पूरे चांसेस है कि फुल नशे में हो। उनके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि वो सुसाइड कर लेते। क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? नहीं सर। नहीं। क्या इसको जानते हैं? नहीं जानते सर। जया कामली, शायद नाम सुना हो। नहीं जानते सर। श्योर? जी। प्रदीप ने लास्ट कॉल जिस नंबर पे किया था, वो नंबर आपका है मिसेज लता तांबरे। कैसे जानते थे आप प्रदीप? सर मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे। हमारी बेटी को पढ़ाने आता था। पढ़ाता क्या था? 1 नंबर का ठरकी था। अच्छा हुआ मर गया। बिल्कुल सही। टिया, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है सर। मुझे कुछ काम से बाहर जाना। ठीक सर। मेरे बेटी को हाथ कैसे लगाया तूने? मेरे बेटी को हाथ लगाया कैसे तुमने? इन्हें मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा था। मैंने मेरी आंखों से देखा तू क्या कर रहा था। निकल मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। नहीं, मेरे बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। ये टिया के साथ यहाँ गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। मोबाइल पे बैठे बैठे खेलती रहती है वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रही हो तुम। सॉरी सर, वो थोड़े गुस्से वाले हैं। यस। इन दोनों को देखिए, कभी आपने प्रदीप के साथ देखा है इन दोनों को? जानती हैं आप इन्हें? नहीं, मैंने नहीं देखा। प्रदीप की फैमिली में से जानती है किसी को? क्योंकि हम उसके घर पे गए थे, घर पे ताला लगा हुआ था और नेबर से भी हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं सर, उसने कभी कुछ बताया नहीं। शायद वो अकेला ही रहता था। अच्छा मिसेस तांबरे, क्या आप कोई ऐसा रीजन जानती है जिसकी वजह से प्रदीप सुसाइड कर सकता है? नहीं सर, मैं अच्छे से जानती हूँ उसको। प्रदीप सुसाइड कर ही नहीं सकता। अपना वादा याद है ना तुम्हें? भूली तो नहीं? वरना मैं अभी भी पुलिस के पास जा सकती हूँ। नहीं, पुलिस के पास मत जाना। मैं रवि के अंतिम संस्कार में बिजी थी। मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। जल्दी करो, मैं और दिन ज्यादा वेट नहीं कर सकती। हाँ ठीक है। क्या इसको जानते हैं? नहीं सर। डॉक्टर, आई एम रियली वरीड फॉर रति। उसके पीए को भी कॉल किया था पर उसे भी नहीं पता वो कहाँ है। कुछ दिन की छुट्टी बोल करके गई थी। हाँ, आज रति का सेशन था पर वो आई नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी उसके लिए थोड़ा वरीड हूँ, स्पेशली लास्ट सेशन के बाद। मुझे पता था कि यही होगा। आप कितना भी भाग लो लेकिन आपके कर्म आपको ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। काजल भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया था लेकिन वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर आपसे वो कांटेक्ट करती है ना तो आप प्लीज मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ओके। सर डॉक्टर रवि ने पाषाण में 3 करोड़ का फ्लैट बुक किया। 3 करोड़ का फ्लैट? जी। नॉमिनी कौन है? बेटा नॉमिनी, फ्लैट बीवी के नाम पे बुक किया। हाँ लेकिन सर गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई, ये देखिए। थोड़ी सी शॉकिंग है। रवि के पास जो गन थी उससे एक भी बुलेट नहीं निकली। प्रदीप और जो अननोन विक्टिम मिला है उनके गन से एक बुलेट निकली। लेकिन गोली तो तीनों को लगी। तो फिर तीसरी गोली किस गन से चली? सर अननोन विक्टिम के हेड में जो गोली मिली उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट बन रही है। 2 दिन में गन का पता चल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वहां पर कोई चौथा भी था।
मुझे शुरू से ही लग रहा है कि वहां पर एक औरत भी थी जिसकी चूड़ी मिली थी हमें, और वो औरत वो नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर बिल्लू सिंह रिपोर्टिंग साहब। चले। ए शामराव, लेकर जाओ इसको। हर हफ्ते का नाटक है। लॉकअप में डालो और शाम तक उसे छोड़ना कल। एक मिनट मंजू। शामराव। यस सर। इसको बाहर लेकर चलो। सूरज, गन सीन पे। ओके सर। चल पकड़। गन? निशाना लगा उसमें। घबरा मत, निशाना लगा। शाबाश। हाँ, लगा निशाना। इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ और इसका अल्कोहल कंटेंट चेक करो। क्विक। चलो चलो। मान लेते हैं ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के राइट हैंड में गन थी। मिस्टर एक्स ने प्रदीप को शूट किया। प्रदीप के राइट हैंड में गन थी। प्रदीप ने रवि को शूट किया। रवि के हाथ में भी गन थी, लेकिन रवि की गन तो चली नहीं। तो फिर मिस्टर एक्स को गोली लगी कैसे? देखो, इन तीनों के ब्लड में 250 ml से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट था। बिल्लू भी हैवी ड्रिंक करता है, जैसा कि हमने देखा कि बिल्लू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। निशाना लगाना तो दूर की बात। सर, तो फिर ये मिस्टर एक्स और प्रदीप का निशाना इतना सटीक कैसे लगा? दोनों में से किसी का भी निशाना नहीं चुका। इसका मतलब ये पूरा क्राइम सीन सेटअप था। एग्जैक्टली, हमें गुमराह करने के लिए। ये कोई मास सुसाइड नहीं, बल्कि मास मर्डर था। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे इन तीनों के अलावा भी कोई चौथा था, और ये चौथा है हमारा असली मर्डर। ये ले तेरे पैसे और अपना मुंह बंद रखना। और हाँ, याद है मुझे मेरी डील। शहर छोड़ के चली जाऊंगी मैं, तेरे लिए यही अच्छा होगा। और गलती से भी समीर की कंप्लेंट पुलिस में नहीं करूंगी। बोला ना, नहीं करूंगी। सर, मैंने डॉक्टर रवि की वाइफ धारा के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसमें एक नंबर मिला है जो जया कामली के नाम पर रजिस्टर्ड। ये उसका दूसरा नंबर है। और सर, अजीब बात तो ये है, धारा और जया की बात डॉक्टर रवि के मरने के एक दिन बाद से शुरू हुई। तो कहीं वो चौथी लड़की ये धारा? जी, मैं जानती थी जया को। उसका रवि के पास इलाज चल रहा था। उसने रवि की मौत के बाद सांत्वना देने के लिए फोन किया था। जी। सूरज, जया का मूवमेंट ट्रैक हुआ? बटरफ्लाई जाप को कहां थी? सर, जया का फोन तो सिर्फ घर पे ही एक्टिव था और कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि जया क्राइम साइट पे गई। जैसे क्राइम साइट पे जाने वाले सभी रास्तों का सीसीटीवी हम स्कैन कर रहे हैं। और सर, हॉस्पिटल स्टाफ से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि जया को डायबिटीज है और ये डॉक्टर रवि इंसुलिन का शॉट लगाने से घर पे जाता है। व्हाट? डॉक्टर रवि और जया के बीच में अफेयर हुआ था? हेलो, अच्छा, नजर रखो उस पर। सर, उन तीनों को जिसने गन सप्लाई की थी उस सप्लायर का पता चल गया। गुड न्यूज पर नजर रखिए। उफ। हो गया ना आज का कोटा पूरा फर्क। इन तीनों को गन तो नहीं सप्लाई की थी, इसको जानता है तू? आप लोग करने क्या वाले हो? मतलब बस पूछ रहा था मैं, अपन को क्या? आलू? हाँ सर,
3 लोग थे, 4 गन लेके गए और उनके पूरे सीट पे आलू भरे थे। ये जो तीसरा आदमी था, इसका क्या नाम बताया तुमने? अक्षय नाम है उसका, यही कोरेगांव पार्क में ही रहता है। मेरा एक दोस्त है जो उसका पड़ोसी है, तो उसी ने डील कराई थी। इस अक्षय का घर परिवार तो नहीं पता साहब, लेकिन वो एड्रेस दे सकता हूँ। तो शायद ये मास सुसाइड ही था। शायद हाँ। गन इन तीनों ने खुद खरीदी। सवाल ये है कि चौथी गन किसके लिए खरीदी गई? तो शायद वो गन किलर के पास। और फिर ये चौथा शख्स बैकआउट करके आओगा। शायद ये भी हो सकता है कि शुरू से इसका एक प्लान था। सवाल ये है कि ये चौथा शख्स कौन है और उस चौथे शख्स का इन तीनों के साथ क्या कनेक्शन? सबसे पहले हम इस कनेक्शन को ढूंढना। और सर वो आलू जो शाहिद ने बताया था, इतने सारे आलू सर, तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बेहोश था हॉस्पिटल में, कल ही डिस्चार्ज हुआ हूं। मुझे तो पता ही नहीं था कि अक्षय इस दुनिया में नहीं। इस महीने मेरा ऑपरेशन है, 10,000 कम पड़ रहे थे, वो इसी जुगाड़ में लगा था। उसने जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया, मेरे पीछे ही परेशान रहता था। वो कभी आत्महत्या नहीं करता। देखिए चंदन जी, ये तो हम नहीं कह सकते, पर क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जो अक्षय को जान से मार सकता है? कोई ऐसा क्यों करेगा? सीधा साधा था मेरा बेटा, न नशा, न लड़की, न कोई और ऐश, सिर्फ मेहनत करना जानता था। चंदन जी, ये 2 लोग हैं जिनकी बॉडी हमें आपके बेटे अक्षय की बॉडी के साथ मिली थी। आप जानते ही नहीं, मैंने इनको नहीं कभी देखा। ठीक है चंदन जी, अभी आप अपने घर जा सकते हैं। मुझे गायकवाड़ को बोलो कि इनके घर तक छोड़ दें। अक्षय की मौत जिस बुलेट से हुई है वो मैच हो गई। और सर उस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट अक्षय की बॉडी से मिली गई बुलेट की बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच हुई। किस गन के साथ? सर ये सेम गन एक और क्राइम में भी यूज हुई। क्या क्राइम था? चौंकाने वाली बात है सर, ये क्राइम 14 अप्रैल की रात को 1:30 बजे के करीब हुआ था। ये दोनों मौतों के बीच में 1 घंटे का फासला था। जरूर ये दोनों क्राइम आपस में लिंक है सर। हो सकता है। क्राइम क्या? सर एक औरत ने सुसाइड कमिट किया, उसी के घर में उसी की लाश 4 दिन बाद मिली। रति यादव नाम था, कॉपरेटर योगेश यादव की बीवी। कॉपरेटर योगेश यादव? हाँ सर, और उसकी बीवी रति यादव, ये भी इलेक्शन लड़ने वाली है। वो चौथी औरत रति थी। रति के केस में ना और कंफ्यूज कर दिया है। 3 आदमी 1 औरत। आखिर ये करना क्या चाह रहे थे? रति के हस्बैंड ने सुसाइड किया और बाकी के 3 विक्टिम। तो ये सब कुछ रति के पास से तो नहीं जुड़ा हुआ है। फिलहाल हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि इन चारों का आपस में लिंक क्या था। क्या ये चारों एक दूसरे को जानते थे? सर अफेयर का भी एंगल हो सकता है। पॉसिबल है, पर सवाल वही है कि किसके साथ? हो सकता है एक के साथ, हो सकता है तीनों के साथ, और यही झगड़ा जलन इन मर्डर्स की वजह बनी। पॉसिबल है। अच्छा, रति यादव की बॉडी किसको मिली थी? सर रति यादव के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नीरव। अरे सर रियली सॉरी, आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं क्या? नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली हमें आपसे रति यादव के बारे में बात करनी थी। आप रति के डॉक्टर थे ना? जी। दरअसल हमें ये जानना था कि क्या रति किसी बात को लेकर परेशान थी? जी, एक्चुअली रति गिल्ट में थी। ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये गिल्ट खत्म कैसे होगा। गिल्ट? किस बात का गिल्ट था रति को? कुछ साल पहले उसके हस्बैंड योगेश की डेथ हो गई थी और रति उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। रति आई एम होम। ये तुम दोनों? ये सब क्या हो रहा था? योगेश, योगेश मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो तुम्हें शर्म नहीं? मेरा नाम, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने वाला है। तुम टेंशन मत लो, मैं और काजल कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे छोड़कर सबको पता चल जाएगा। मेरा नाम, मेरा करियर, मेरी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। योगेश, योगेश! सर ये सब सच है। सर हमारे रिलेशन को कोई नहीं समझता। फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में हम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन हम अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थे। हमने भागने का प्लान बनाया था। सब
वो अब्रॉड जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन उसको वो गिल्ट खाया जा रहा था। अब्रॉड जाने के लिए? और वो इलेक्शंस? सब वो ये सब कभी नहीं करना चाहती थी। वो तो योगेश के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहती थी। उसके बाद ईयर एंड में हमारा कनाडा जाने का प्लान था। अब कनाडा सेटल होने का प्लान था। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी का फॉर्म भी फिलअप कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ। लेकिन उस दिन हमारे बीच झगड़ा हो गया। कब तक तुम इस गिल्ट में रहोगी? और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो। नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लव यू सो मच, आई लव। और मैं कानपुर चली गई। सब मेरी गलती है सर। ठीक है। सर, प्रदीप ने मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए थे। और सर, प्रदीप की लोकेलिटी में एक ज्वेलरी शॉप है, उसने वहां से 20 लाख के गहने ऑर्डर किए थे। और सर, उसने दुकानदार से कहा था कि वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। कहाँ है उसकी बेटी? सर, मैंने पता किया है। 13 साल पहले प्रदीप को एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन सर बच्चे को जन्म देते समय उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। और सर, उस नर्सिंग होम के रिकॉर्ड्स पता करते हुए हमें एक जाना पहचाना नाम मिला है, जिसने उस वक्त उसी नर्सिंग होम में एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। कौन? क्या मेरी बेटी टिया मेरी बेटी नहीं है, उस प्रदीप की बेटी है? ये बात तुम्हें पता नहीं थी? नहीं सर, इन्हें नहीं पता। वो मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, उस वक्त ये शहर से बाहर थे, इन्हें कुछ भी नहीं पता। सब कुछ अचानक हुआ सर, और मैंने भी इनसे बात छुपा ली, वरना प्रदीप की तरह ये भी मरे हुए बच्चे की बात सुन के टूट जाते। विनय, हाँ, 14 अप्रैल की रात को 8 से 12 के बीच में कहाँ थे तुम? विनय सर यही घर पे ही थे, मेरे और टिया के साथ। सर, रति के बैंक रिकॉर्ड्स चेक करके पता चला है कि कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में उसने 30 लाख रुपए की फीस भरी और अगले महीने उसे 70 लाख रुपए और भरने थे। प्रदीप ने 20 लाख रुपए के गहने ऑर्डर किए थे और डॉक्टर रवि ने 3 करोड़ का फ्लैट बुक किया। ये लोग इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जबकि इनके अकाउंट में पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। ये भी तो हो सकता है कि पैसा कहीं से आने वाला हो इनके पास, और ये बात पहले से किसी को पता। सर, रवि को मारने के लिए धारा, जया और समीर सबके पास मोटिव था। और तो और सर, प्रदीप को मारने के लिए विनय के पास भी मोटिव था। और रति पॉलिटिकल फिगर थी, हो सकता है उसको कोई दुश्मन बन गया। थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा मैडम की। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस है 1 करोड़ रुपए, सतीश 30 लाख रुपए भर चुकी थी, राइट? जी। बाकी के बचते हैं 70 लाख रुपए, लेकिन रति के बैंक अकाउंट में 70 लाख रुपए थे नहीं, तो फिर वो बाकी के पैसे कहां से भरने वाले थे? नहीं काजल, लोन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे डबल करने की एक अच्छी स्कीम मिल गई है, जिससे हम अपनी फीस भी भर सकते हैं। जितनी बड़ी रकम उतना बड़ा इनाम। ऐसी कौन सी स्कीम है? तुम ऐसे चक्कर में क्यों पड़ रही हो? काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब क्रॉस चेक किया है, सब जेन्युइन है, डोंट वरी। तुम ट्रस्ट करते हो ना मुझ पे? ऐसे दुगने करने वाली स्कीम? ये एक मिनट, तुम इसके बारे में और क्या क्या जानती हो? रति ने मुझे बस इतना ही बताया था। बेटा, मैंने मम्मी को मैसेज कर दिया है, अब मम्मी से ले लो पैसे। ओके ओके बेटा। सर, मैंने पता किया, मर्डर से 1 हफ्ते पहले रवि ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था मार्केट से, और उसी तरह प्रदीप ने 50 लाख, रति ने 50 लाख और अक्षय ने अपने दोस्त से 5,000 रुपए उधार लिए थे। और ये पैसा हमें किसी के भी घर से या फिर किसी की भी डेड बॉडी के पास से नहीं मिला। तो उसका मतलब सर, वो इसका मतलब साफ है, हम चौथे आदमी को ढूंढ रहे थे, लेकिन बाजी किसी 5वें आदमी ने मारी, और इस खेल का मास्टरमाइंड वो 5वां ही आदमी है। हाँ मंजू। सर, आपने मुझे जैसा बोला था एक बार क्राइम सीन चेक करने के लिए, आप क्राइम साइट पे फौरन आ जाइए, हमें यहाँ कुछ मिला है। सूरज, सर, ये देखिए क्या मिला।
ये चल क्या रहा है यार? जमीन के अंदर मटकों में आलू। गन सेलर शाहिद ने उन तीनों को गन बेचते वक्त उनकी कार में बहुत सारे आलू देखे थे। राइट सर। 4 डेड बॉडीज, इतने सारे सस्पेक्ट्स, पैसा दुगना करने की स्कीम। मुझे पैसे डबल करने की एक अच्छी स्कीम मिल गई है। मास सुसाइड करने का नाटक, और ये जमीन के अंदर इतने सारे मटकों में दबे हुए आलू। सूरज, हमें उस 5 आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, लेकिन फिर वही सवाल कि वो 5 आदमी है कौन और कहां है? सर जैसे आपने बोला था, मैंने वो लाइन जितनी बड़ी रकम उतना बड़ा इनाम, उसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया तो 10 साल पुराना एक केस गोरखपुर का मिला है। ये रही उसकी फाइल। दस साल पहले देव श्रीवास्तव ने पोंजी स्कीम बनाई थी और सबको लूट लाट कर भाग गया था। ये केस सीरियस तब हुआ जब 2 भाइयों ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने खूब पूछताछ की थी देव श्रीवास्तव से, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी मैं गोरखपुर पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ, पता करता हूँ कि देव श्रीवास्तव आजकल है कहाँ, है भी या नहीं। क्विक सर, देव श्रीवास्तव 4 साल पहले मर चुका। एक और डेड है? नहीं सर, देव का एक बेटा है जो 2 साल पहले यहीं पुणे में शिफ्ट हुआ था। इसका हमारे किसी सस्पेक्ट के साथ कोई कनेक्शन है? हाँ सर, ये देखिए। मेरे पास पैसे डबल करने की स्कीम है। ऐसा होता है क्या? आदमी भरोसे का? हाँ, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक आदमी और चाहिए विधि के लिए। वो तो मैं ले आऊंगा। अरे पर पैसे लेके भाग गया तो? अरे नहीं यार, रति ने मुझे बोला है पहले वो डेमो देगा। क्या डेमो के लिए पैसे देने होंगे? अरे नहीं नहीं, डेमो के लिए पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। अब क्या करना है? तुम चारों का कार्य समाप्त हुआ और मेरा कार्य आरंभ। इसके लिए तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम तुम्हारी पार्टनर काजल के साथ अब्रॉड चले जाओ। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है, सीक्रेट है, मैं पैसे डबल कर सकता हूँ। क्या? कैसे? एक तरीका है, अब साइंटिफिक नहीं है, और इस विधि को पूरा करने के लिए तुम्हें 4 लोगों को इकट्ठा करना होगा जो कि पैसा डबल करने की चाह रखते हो। लेकिन डॉक्टर, ये सब होगा कैसे? पहले तुम 4 लोगों को आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें डेमो भी दे दूंगा। उसके बाद अगर तुम चारों को मुझ पर भरोसा होता है तब पैसे लेकर आना। मुझे वरदान है कि मैं जरूरतमंद लोगों के पैसों को 2 गुना कर सकता हूँ। यहाँ आओ, यहाँ खोदो, सच क्या है खुद ब खुद पता चल जाए। बाबा, आपने तो चमत्कार कर दिया, हम पैसे भी लाए, उन्हें भी आज 2 गुना कर दो। पैसों को 2 गुना करने के लिए इससे भी मुश्किल विधि करनी पड़ी। मैंने रति को बताया था, इसके लिए शस्त्र की भी पूजा होती है।
अब मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए समय लगे और एकांत भी। उसके पहले आप लोग आपके मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ करके इस बैग में डाल दीजिए। अब आप लोग शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कीजिए। सूरज, पूरे शहर में मुझे नाकाबंदी चाहिए। हर जगह पर नीरव की फोटो खिंचवाओ, खास करके शहर के बॉर्डर। क्विक। आप लिसन, तुम रूम में जाके शैंपेन निकालो। ओके। मैं बस 2 मिनट में आया। मैं बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट नहीं बेटा, तेरे को बहुत लंबा समय लगने वाला है। अब लेके चलो इसको। अरे सर मेरी बात सर मार लेना, जी भर के मार लेना, लेकिन पहले ये तो बताओ कि मुझे ढूंढा कैसे? मैरीगोल्ड, यही पोस्ट कार्ड था ना तेरे केबिन की वॉल पर। पहले हमें लगा कि ये कोई होटल है। पिछले 6 महीने में कम से कम 60-70 होटल गए होंगे, पर तू कहीं नहीं मिला। फिर मैं पता चला, ओ नहीं 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 नहीं, ये कोई होटल वोटल नहीं है, बल्कि ये तो मुंबई का एक्सक्लूसिव मेंस सीक्रेट क्लब है। पोस्ट कार्ड से क्लब तक पहुंच गए। तुझे क्या लगा तू ही जीनियस है? तेरे जैसे फ्रॉस्टर्स अपनी झूठी शान में पैसा उड़ाने के लिए क्राइम करते हैं। फ्रॉड नहीं, जीनियस हूं मैं। अपने इशारे पे लोगों को नचाता हूं और वो चारों तो अपने लालच की वजह से मारे गए। मेरा उसमें कोई रोल नहीं। वो चारों लालची और तू निर्मोही जिसे कोई मोह नहीं। अरे तूने तो उस अक्षय तक को नहीं छोड़ा। वो बेचारा 5000 रुपए डबल करना चाहता था, पता है क्यों? ताकि वो अपने बीमार बाप का ऑपरेशन करा सके। आती हुई लक्ष्मी को कौन जाने देना चाहता है? मैंने तो बस एक शतरंज की खेल की तरह जाल बिछाया, जो फंसा हो गया। बेटा अब हम तुझे भी नहीं जाने देंगे। हम अपनी पूरी जिंदगी जेल में खेलना था। बराबर। ये बता तू आलू को डबल कैसे करता था? वो तो मैं पहले